नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में अपन ने विशेषता गुणांक पढ़ा। 3 टॉपिकों का ग्रुप था वो, अर्धशक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक। फिर उसके बाद अपन ने अनुनाद से संबंधित न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दी। वह पिछले एपिसोड में थे, अगर कंटिन्यूटी में रहे तो अभी भी अपने को करने, वो पूरे नहीं हुए थे ना। टाइम लगभग 1 घंटा हो चुका था, इसलिए उसको वहाँ अपन ने रोक दिया था। तो पहले वो न्यूमेरिकल कंटिन्यूशन में चलेंगे, जो अनुनाद वो उससे संबंधित टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने आपको कह भी रखा है, इसमें बीच बीच में मैं न्यूमेरिकल्स को लेता चलूँगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ ताकि आप बेहतर से बेहतर एसी को समझ पाएँ। ये चैप्टर समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सब वापस इसमें न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। अपन जहाँ तक न्यूमेरिकल कर चुके उसके बाद की बात करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है इसमें, है ना। 10 ओम का प्रतिरोध, R बराबर 10 ओम। 10 ओम का प्रतिरोध, 5 मिली हेनरी की कुंडली, L यानी 5 मिली हेनरी। मिली घात का नाम है, 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं, है ना। तथा 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र। संधारित्र 10 माइक्रोफेरेड का, तो 10 माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, एक उसमें डाल देंगे तो 10 की पावर -5 फेरेड, ठीक है साहब। यह संयोग जब उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, यह संयोजन RLC सर्किट हो गया, आप देख ही रहे। यह संयोजन जब उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो परिपथ में अनुनाद की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मतलब बात अनुनाद के समय कर रहा है। यदि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति, ऑप्शन है आधी हो जाएगी, बी 2 गुनी हो जाएगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी 4 गुनी हो जाएगी। तो सब अनुनादी आवृत्ति चाहे वो FR हो, FR बराबर 2 पाई रूट LC, चाहे अपन अनुनादी कोणीय आवृत्ति की बात करें, दोनों ही R पर निर्भर नहीं करते, है ना। तो सब अनुनाद के समय आप प्रतिरोध आधा करो चाहे दुगना करो, उससे अनुनादी आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि अनुनादी आवृत्ति तो L और C पर निर्भर करती है, उसको R से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर जो है अपरिवर्तित रहती है, यही आंसर इसका आएगा, है ना। अब चलो सब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट में आ जाओ। मैं क्या क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं तो मुझे उस हिसाब से देखना पड़ता है। हाँ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अनुनाद से संबंधित क्वेश्चन छोटे छोटे। अनुनाद की स्थिति में धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर। तो अनुनाद की स्थिति में मैंने आपको बता रखा है, प्रतिबाधा मिनिमम R के बराबर, कलांतर 0 व RLC परिपथ का व्यवहार R की तरह, व आरोपित वोल्टता प्रतिरोध पर वोल्टता के बराबर। बहुत सारी चीजें और भी बता रखी हैं, तो उस अनुनाद के समय मैंने लिखवा रखा है। तो ये कह रहा है, इसका सवाल था अनुनाद की स्थिति में धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है। तो धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर 0 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ में R, L तथा C पर वोल्टता 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना। R पर वोल्टता इसने बता दी 5 वोल्ट, L पर बता दी इसने 10 वोल्ट और C पर बता दी इसने 10 वोल्ट। देखो बच्चों, अनुनाद है, क्योंकि VOL बराबर क्या है, VOC है, तो अनुनाद है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो सब किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रतिरोध R, L तथा C
पर एसी वोल्ट था 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो मुख्य एसी वोल्टता जो इस पर आरोपित की गई है वो कितनी होती है? ये मैंने अभी अभी लिखा है आपके सामने, है ना। ये लिख रखा कि अनुनाद के समय आरोपित वोल्टता प्रतिरोध पर वोल्टता के बराबर होती है। और इसने अपन से यही पूछा कि अनुनाद के समय ये प्रतिरोध पर वोल्टता ये कुंडली पर है। अजय अनुनाद नहीं कहता है, कोई मन नहीं कहे तो भी आप समझ जाना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जरूरी थोड़ी है कि आपसे अनुनाद कहा जाए। अनुनाद कहना कोई जरूरी नहीं है। अनुनाद नहीं कहे तो आप पहचान जाओ ना, VOL बराबर VOC। तो इस समय इसने पूछा आरोपित वोल्टता कितनी होगी, तो आरोपित वोल्टता प्रतिरोध पर वोल्टता के बराबर जो कितनी है 5 वोल्ट है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सब, लेकिन अब मैं सेलेक्टिव ले लेता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति f है। ठीक है साहब, अनुनादी आवृत्ति को f से बता दिया इसने। यदि परिपथ की धारिता का मान पिछले मान का 4 गुना कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, है ना। तो साहब इसने कहा अनुनादी आवृत्ति f है। f का मतलब हम समझ ही गए 2π√LC। अब ये कह रहा है इसके सब धारिता का मान कितना कर दिया जाए, धारिता का मान पहले के मान का 4 गुना कर दें। अब देखा कितनी हो जाएगी, तो ये पहले के मान का 4 गुना कर दिया है साहब। ठीक है साहब, 4 का रूट 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, और बाकी को क्या लिख दें 2π, है ना, और √LC। ठीक है साहब, एक से मान रखो, देखा एक से इसका मान कितना रखोगे f/2। तो साहब अगर आपने अनुनाद के समय उसको 4 गुना कर दिया, या यूं कह दें, जो सवाल पढ़ दूं मैं, किसी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति f है, यदि परिपथ की धारिता का मान पहले का 4 गुना कर देंगे तो अनुनादी आवृत्ति आधी रह जाएगी, है ना। अपना जवाब अपने सामने की तरफ है, इससे तो अपन ज्यादा नाटक ही क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब, एक LCR परिपथ में प्रतिरोध R, है ना, RLC परिपथ की बात कर रहा है। RLC परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 10 ओम बोल रहा है। ठीक है, प्रतिबाधा Z बराबर 20 ओम बोलता है। ठीक है, तो धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। सवाल अच्छा लगा ये मुझे कि साहब ये पूछने का स्टाइल बड़ा इसका सॉलिड था। 1 मिनट अपन उसको कर चुके, है ना, आंसर अपन देख लें। चलो, तो LCR परिपथ में R का मान 10 ओम तथा प्रतिबाधा 20 ओम है। अब धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर। तो देखो साहब, सवाल तो बहुत शानदार है ना। RLC परिपथ में, है ना, कलांतर फाई हम जानते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC/R है। तो XL और XC का मान अपने पास नहीं है, लेकिन इसने कुछ दे रखा है, चलो उस पर बात करें। तो क्योंकि RLC परिपथ में Z इज इक्वल टू होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या इसको स्क्वायर कर दें, ये Z² कर दिया मैंने, तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब Z की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, R की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 400 और 10 100, तो ये हो गया 300, यानी XL माइनस XC इज इक्वल टू √300। √300 का मतलब 10√3। तो सब XL और XC का मान अपने पास नहीं था, लेकिन अपन XL और XC का मान
जेड से निकाल सकते हैं। रख दो साहब एक में, एक्स से रख दें तो कलांतर पूछा है इसने, tan इनवर्स। अब एक्सएल माइनस एक्ससी का मान कितना रख दें, tan√3 है ना, और r का मान 10 है, इससे 10 से 10 कट गया तो फाई बराबर tan इनवर्स √3, और √3 10 में किसका मान है, 60 डिग्री का होगा, है ना। √3 60 डिग्री का होना चाहिए, tan इनवर्स √3 तो sin 30 अपॉन cos 30। एक मिनट देख लो, मैं भी कंफ्यूज हो गया एकदम। tan 30 का मान है क्या, एक मिनट, सॉरी सर, है ना, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2। हाँ 60 का मान है sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, 60 डिग्री आएगा साहब, है ना। एकदम कंफ्यूज हो गया मैं, पहली बार में मेरे को 60 डिग्री सूझ गया था, बाकी फिर पता नहीं, एक बार और चेक कर लो। शंका हो जाती है ना, शंका होते दिक्कत हो जाती है साहब, है ना। तो इसने पूछा था जेड का मान दे दिया इसने, जेड स्क्वायर यानी 400 स्क्वायर, ये इधर हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी √3, tan√3 आ गया, ये बिल्कुल क्लियर है, tan√3 आ जाएगा। अब अनाथ के समय एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आ रही है, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आ रही है, तो ये आ गया सब 60 डिग्री, 60 डिग्री आएगा साहब, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सी आंसर आ रहा है मेरा, है ना। चलो सब एक मिनट ना, आंसर 60 डिग्री आ रहा है कि मैं भी एकदम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इक्वेशन था 6, क्वेश्चन कौन सा है, 62 सी, हाँ वही है, 60 डिग्री है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे अपन और देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये सामने लिख रखे हैं मैंने सब, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन करवाने। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए, ये एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में आर प्रत्योद व एल प्रेरकत्व अनाथ की स्थिति में परिपथ का विशेषता गुणांक बताओ। तो साहब वो तो अपन ने कह रखा आर और एल से दे रखा, तो विशेषता गुणांक तो क्यू बराबर ओमेगा एल अपॉन आर। हालांकि इसको लिखना चाहिए, इसने ऑप्शन तो यही दिए हैं ओमेगा एल अपॉन आर, पर ओमेगा यहाँ पर अनुनादी कोणीय आवृत्ति, इसको लिखना चाहिए तो इसने लिखा नहीं। हालांकि लिखा नहीं तो भी अब आप समझ ही जाओ, जब ऑप्शन ये दे रखा है और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, जैसे आर अपॉन ओमेगा एल वो क्वालिटी फैक्टर है ही नहीं, ओमेगा एल अपॉन आर का रूट वो है ही नहीं, ओमेगा एल अपॉन आर का होल स्क्वायर ये भी नहीं है, तो स्वाभाविक है फिर उसमें कोई जरूरी नहीं है। तो साहब ये अपने कुछ क्वेश्चन अभी तक जो अपन ने किए उसके अपन ने ढूंढे थे, कबाड़े थे। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, फिर जब टॉपिकों का समूह बन जाएगा फिर क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो साहब अब आ जाइए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जब मैं कहता हूं तो आप समझ जाइए मैं आरएलसी परिपथ की बात कर रहा होता हूं, है ना। तो बार बार नहीं कहना पड़े और किसकी बात पर, आरएलसी सर्किट कंप्लीट एसी सर्किट है ना, कंप्लीट एसी से भाई, केवल आर केवल एल केवल सी में तो बोलना पड़े, लेकिन आरएलसी सर्किट में तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो आरएलसी सर्किट इटसेल्फ रिप्रेजेंट टू एसी सर्किट। तो सब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ताक्षणिक शक्ति व औसत शक्ति, है ना। अब देखो ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक से भी कम से कम नहीं तो 2-3 टॉपिक निकलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी या सबसे शानदार बात यह है कि इस चैप्टर में टॉपिक से ही टॉपिक निकलते जाते हैं। टॉपिक से जब टॉपिक निकलते हैं तो हमारा थोड़ा क्या है,
कंटिन्यूटी रहती है, हमारे को समझने में दिक्कत नहीं आती। इस चैप्टर की ये खूबी है कि टॉपिक से टॉपिक जोड़ता चलता है ना, कि साहब ये टॉपिक फिर वो टॉपिक, तो उसी में से टॉपिक निकलते जाते हैं, है ना। अब आ रहे हैं अपन सब आरएलसी परिपथ लिख देता हूं ना, या लिख दे साहब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ताक्षणिक व औसत शक्ति, है ना, औसत शक्ति। क्लियर। अब देखो परिभाषा वरिभाषा तो इसकी फॉर्मूले से ही बन जाएगी, है ना। अभी फॉर्मूला लिखेंगे। शक्ति के मैंने आपको बता रखे कि अपन ने धारा विद्युत की में 3 फॉर्मूले अपन ने शक्ति के लिखे थे। P बराबर, एक लिखा था I²R, एक लिखा था V²/R और एक लिखा था V × I। इन 3 में से आपको यूज करने। अब देखो, अगर R की बात है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर केवल प्रतिरोध की बात है तो प्रतिरोध के लिए शक्ति का फॉर्मूला निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। कतई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में समान है। अब अपन जो फॉर्मूला निकालते हैं प्रतिरोध के अलावा की बात है, यानी प्रतिरोध को छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत सारे सर्किट है ना, एल है, सी है, आरएल है, आरसी है, एलसी है, आरएलसी है, तो अपने 6 सर्किटों के लिए तो निकालना पड़ेगा। तो अपन वास्तव में प्रतिरोध के अगर बात होती एसी सर्किट में, तो प्रतिरोध के लिए तो एसी चैप्टर को दोबारा बनना ही नहीं चाहिए था, वो तो डीसी में ही फिर पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि एसी और डीसी में प्रतिरोध का व्यवहार सेम समान है। लेकिन यहाँ पर सर्किट और भी हैं, तो अपने को स्वाभाविक रूप से पढ़ना पड़ेगा। अब स्वाभाविक एसी और डीसी में अंतर है। एसी में धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर हो सकता है, नहीं भी। तो सब इसमें जब आप शक्ति निकालोगे, इससे निकालोगे तो इसमें केवल धारा ही है, वोल्टा सामने नहीं खड़ी, तो कलांतर कहाँ कैसे लिखेंगे, किससे दिखाएंगे? दिखाई नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल आई लिखेंगे तो केवल आई में वी के सामने लिखते तो फिर तो वी और आई दोनों दिखाई देते हैं। इससे भी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये केवल वी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्वाभाविक है अपन ताक्षणिक शक्ति किससे निकालेंगे? अपन ताक्षणिक शक्ति की कैलकुलेशन करेंगे वी आई से। वी भी लिखेंगे, आई भी लिखेंगे, और वी और आई लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से कलांतर अब सामने दिखेगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, है ना। तो सब पहले ताक्षणिक शक्ति की बात कर लें, फिर औसत शक्ति की बात। तो पहले बात करें अपन ताक्षणिक शक्ति, ठीक है साहब। ताक्षणिक शक्ति में आ जाइए किसी क्षण, ताक्षणिक तो किसी क्षण ही बोलना पड़ेगा, वो तो अपनी मजबूरी है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टा या आरएलसी परिपथ है ना, ये भी बोल देता हूं ताकि आपको जैन में। किसी क्षण आरएलसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा व प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को ताक्षणिक शक्ति कहते हैं। यानी ताक्षणिक को पी के नीचे टी लगा के लिख दो, लिखना चाहो तो V × I, है ना। या ऐसा सिंपल हिसाब है ना, कोई कठिन नहीं है। पीटी V बराबर तो अपन ने शुरू में ही सोच लिया ना कि V तो अपन फिक्स ही रखेंगे, V बराबर V0 sin ओमेगा टी, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। अब कलांतर डाल दो। अब देखो कलांतर आप माइनस में डालो चाहे प्लस में डालो, उससे कुछ लफड़ा नहीं पड़ने वाला। देखो मैं आपको बताऊं, है ना। अभी जैसे केवल R है ना, केवल R की बात करें तो केवल R के लिए फाई बराबर 0, केवल R में दोनों समान कला में होते हैं, यह कलांतर 0 होता है। तो केवल R हो तो फाई बराबर 0 लिख देंगे। केवल
एल की बात करें तो केवल एल है, तो फाई बराबर आप लिखेंगे पाई बटा 2, क्योंकि धारा पाई बटा 2 पीछे रहती है, मतलब वोल्ट आगे रहती है। और अगर आप बात करें केवल सी के लिए, है ना, तो केवल सी के लिए आप लिखेंगे माइनस पाई बाई 2, है ना, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब धारा आगे निकल जाएगी, और माइनस लिख दिया तो मतलब वोल्टा पीछे चली जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं केवल आर, केवल एल, केवल सी कर रहा था तो मैंने एल के लिए प्लस पाई बाई 2 लिखा था, सी के लिए माइनस पाई बाई 2 लिखा था, और प्रतिरोध के लिए फाई बराबर 0 लिखा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अंत तक v को चेंज नहीं कर रहे हैं। v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और i बराबर i0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई i को भी i0 साइन ओमेगा टी लिख देते, नहीं, ये बिठा दो साहब, इधर मेरे को अब जगह चाहिए होगी ना। i को i0 साइन ओमेगा टी लिख देते तो कलांतर फाई क्या हो जाता, 0, और कलांतर फाई 0 हो जाता तो आप केवल किसकी बात कर रहे होते, प्रतिरोध की। तो आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं, इसने कलांतर तो शो करना पड़ेगा, है ना। कलांतर शो नहीं कर रहे आप तो फिर आप छोड़ो, फिर आरएलसी की बात ही नहीं कर रहे, फिर केवल आर की बात कर रहे हो, है ना, क्योंकि कलांतर शून्य केवल आर। अब इसको सोल्व करो सब, है ना, तो पी टी, है ना, V0 I0, ठीक है, साइन ओमेगा टी, इसको सब साइन ए माइनस बी से खोल दें, बाकी तो लिख ही दे। देखो V0 आ गया, I0 आ गया, साइन ओमेगा टी आ गया। अब बचा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सोल्यूशन करना है तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको खोलो साइन ए माइनस बी से, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। फाइव कांस्टेंट है साहब, भाई कलांतर है लेकिन कांस्टेंट है। ओमेगा टी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें टी है वो फिर वेरिएबल है ना, तो टी वाला पद तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, पर फाइव जिसमें है वो तो कलांतर है ना। कलांतर के मान नियत है सबके लिए, देख लो आप, तो सब कलांतर वाला पद तो अपन कांस्टेंट ही मानेंगे। अब इसको जमाओ देखो थोड़ा तरीके से, है ना, पी टी V0 I0, ये अंदर वाला पद ले रहा हूं। अब देखो कांस्टेंट को मैंने एक साथ कर दिया, V0 I0 ये गुणा होंगे, अंदर भेजा कोस फाइव कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी, ये हुआ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अंदर इधर गुणा करो, देखना V0 I0, है ना, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव, कांस्टेंट को एक साथ कर दें साइन फाइव, है ना, और क्या लिख दूं साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है साहब, ये सब ताक्षणिक शक्ति आपके सामने दो पदों में है। ताक्षणिक शक्ति को जब सोल्व किया तो उसका एक पद तो ये P1 सामने है आपके, दूसरा पद ये P2 सामने है। ये भी बात क्लियर होगी कि P1 और P2 आपके सामने है, जिनमें मैंने कांस्टेंट को अलग कर दिया, वेरिएबल को अलग कर दिया। जिसमें ओमेगा टी वो वेरिएबल है, इसलिए वो मैंने आइसोलेट कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो तब ताक्षणिक शक्ति दो पदों में आती है, दोनों ही पद टी के फलन हैं, यानी दोनों ही पदों में टी मौजूद है, दोनों ही पद टी के साथ परिवर्तित होंगे, है ना। इसलिए एक चक्र में शक्ति का औसत यानी औसत शक्ति। जब भी फिजिक्स में कोई फलन समय के साथ वेरिएबल होता है या समय के साथ परिवर्तित होता है, तो आप कभी भी गौर करना, हमेशा आपको ऐसी परिस्थिति में एक चक्र में औसत ही निकालना पड़ता है, पड़ेगा, वरना आप वैल्यू बोल ही नहीं सकते। तो फिजिक्स का ये एक तरीका है, परंपरा है, जो भी कह लो, है ना, कि जब कोई फलन टी या कोई टी का फलन है, यानी टी के साथ वो परिवर्तित होता है,
तो उसकी एवरेज वैल्यू दी जाती है कि साहब एवरेज वैल्यू क्या रहेगी। तो सब P जो आपने देखा ताक्षणिक शक्ति, उसके दो घटक देखे आपने, एक घटक P1 देखा, एक घटक P2 देखा, है ना। घटक P1 और घटक P2 दोनों T के फलन है, ठीक है साहब, दोनों समय के साथ परिवर्तित हैं, तो अपने को एक चक्र में औसत निकालना पड़ेगा, यानी अब पढ़ेंगे अपन औसत शक्ति। लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, P1 के अंदर और P2 के अंदर गौर करके देखो, उल्टा निकाल लो, P1 में से भी उल्टा निकाल लो और P2 में से भी उल्टा निकाल लो। अगले टॉपिक इसी से निकलेंगे, आगे वाले जो टॉपिक हैं, एक शक्ति गुणांक निकलेगा वो इसी से निकलेगा, एक कार्यहीन धारा निकलेगी वो इसी से निकलेगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसका औसत निकाल लूंगा मैं, तो ये पेज तो मेरा फुल हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूं, अगले पेज में आपको पहले ही निकाल के दिखा देता हूं, है ना। फिर क्या मैं अगले पेज में आऊंगा ना तो आपको समझा दूंगा।